थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप लोग इतने सारे लोग आज सैटरडे के दिन में आकर के जुड़े यहाँ पर, आई थिंक इट शोज़ कि छत्तीसगढ़ ज़रूर बन रहा है बिजनेसगढ़। सो कंग्रेचुलेशंस आप लोग सबको। मेरे लिए पर्सनली ये ज़्यादा इमोशनल इसलिए है कि मैं बचपन में यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहता था। कुछ किलोमीटर, कुछ घंटे दूर ही मेरा शहर है। और शायद पिछली बार मैं जब आया था यहाँ पर, उस समय मैं शायद 13-14 साल का हुआ हूँगा। तो मेरी प्रोफेशनल जर्नी के बाद ज़िंदगी में पहली बार आने का मौका मिला। और मेरा तब हमेशा ये गोल होता था कि आप लोग में से कितने लोगों ने रायगढ़ का नाम सुना है छत्तीसगढ़ में? सब नहीं सुना रायगढ़ के बारे में। कोई है रायगढ़ से भी? कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं। मेरा हमेशा एक प्रॉब्लम होता था कि लोगों को मैं कहता था मैं रायगढ़ से हूँ, लोग कहते थे रायगढ़ छत्तीसगढ़। तो मेरा एक बड़ा एम्बिशन था कि कैसे हमारे गांव का भी नाम, मतलब रायगढ़ तो हमारी खुद की बुआ रहती थी वहाँ पर, तो इसलिए रायगढ़ बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पर हमें ये होता था कि कम से कम हमारे गांव का भी नाम लोगों को पता चले। तो मैं इसलिए, आपने देखा होगा कि जब भी कभी सोशल मीडिया में बात करता हूँ, किसी से बात करता हूँ, अपने गाँव का नाम ज़रूर बताता हूँ, ताकि मेरी कोशिश रहती है कि लोगों को पता चले कि रायगढ़ है और रायगढ़ भी एक और जगह पास में है दोनों। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हमारे देश में, कि चाहे आप रायगढ़ से हैं, आप रायगढ़ से हैं, आप रायपुर से हैं, आप भारत की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज बनाना चाहते हैं। आज लोगों में वो सपना है और उस कारण से आज इतने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू रितेश, दिल से धन्यवाद। मतलब आप यहाँ रायपुर आए। रायगढ़ की बात हुई तो आप छोटे शहर रायगढ़ से, हम समझते हैं रायपुर एक टियर 3 सिटी है। सो कैसे रायपुर के लोग एक ऐसा ओयो और ओयो जैसे यूनिकॉर्न, मतलब यूनिकॉर्न कंपनी कैसे बना सकते हैं? देखिए, मैंने तो ये इसी से शुरुआत करी अभी, कि आज के दिन में इस कमरे में कितने लोग हैं जो 90s के बाद बॉर्न है, 1990 के बाद। ऑलमोस्ट पूरा ही कमरा 90s के बाद है। आई थिंक अगर आप देखें तो 90s के बाद में हमारे देश में एक तरीके से रैपिड चेंज आया। 91 में शायद इकोनॉमी खुली। उसके बाद से मैं भी 93 बॉर्न हूँ, आप भी 90s बॉर्न है, 94 बॉर्न है। तो हमारे देश में एक रैपिड चेंज आया कि एटलीस्ट हमारी जनरेशन में हमने कभी देखा ही नहीं कि भारत के अंदर में कोई बहुत मेजर नेशनल राइट हो गए, कोई बहुत बड़ा, आई थिंक 26/11 हुआ था एक टेररिस्ट अटैक, बट बहुत ज़्यादा कोई हमारे देश में इंस्टेबिलिटी आई नहीं। देश हैज़ बीन रिलेटिवली स्टेबल एवर सिंस। मुझे लगता है हम उसे बहुत आसानी में ले लेते हैं। मैं दुनिया भर में जब मुझे ट्रैवल करने का मौका मिलता है, आई थिंक वी आर जस्ट सो लकी कि हम ऐसे देश से हैं जहाँ पर शायद पिछले 30 साल में हमारी इकोनॉमी गिरी है, ऐसा शायद बहुत ज़्यादा हुआ नहीं, या स्टेबल रही है या ऊपर गई या बहुत ज़्यादा ऊपर गई। तो जब हमारा देश आगे बढ़ रहा है, नेचुरली उसके अंदर में हम सब लोग बढ़ेंगे। अब आज भारत के पास में बड़ा एडवांटेज क्या है कि किसी भी कमरे में अगर आप एम्बिशियस लोग जोड़ लो, 90% लोग 90s के बाद के हैं, एक्चुअली 30-40% लोग 2000 के बाद के हैं, right? तो यंग लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में, वो रैपिडली बढ़ते जा रहा है। और हमारे देश के यंग लोगों में कोई एवरेज एक्सपेक्टेशंस है नहीं। उनकी एक्सपेक्टेशन है कि जी मुझे रायगढ़ का भी सबसे बड़ा बिजनेस बनाना है, रायपुर का भी सबसे बड़ा बिजनेस बनाना है, मुझे छत्तीसगढ़ का भी सबसे बड़ा बनाना है, मुझे ईस्ट इंडिया का भी सबसे बड़ा बनाना है, इंडिया का भी सबसे बड़ा बनाना है, और दुनिया का भी सबसे बड़ा बनाना है। सपना देखना मेरे हिसाब से 50% ऑफ द बैटल वन है, right? मैं जब पहली बार रायगढ़ से निकल करके कैलिफोर्निया गया थियल फेलोशिप के कारण, किसी ने मुझे फ्री टिकट दी, मेरे लिए तो मतलब फ्लाइट में बैठना ही बड़ी बात थी। पर यूएस गए, वहाँ पे मैंने देखा कि लोग ना बड़ी चीज़ सोचने से पहले डरते नहीं, क्योंकि मैं एक गेस्ट हाउस चलाता था उससे पहले। तो मुझे लोग कहते थे कि आपका लॉन्ग टर्म ड्रीम क्या है? मैंने कहा कि मेरी ड्रीम है लॉन्ग टर्म, 40 साल की उम्र में मेरी 5 गेस्ट हाउस होनी चाहिए। और लोग बहुत डर जाते थे, लोग कहते 5 गेस्ट हाउस तुम अकेले चला लोगे? तो बहुत ही बड़ा सपना है, मतलब सोच समझ के ही आगे प्लान करना। फिर मैं कैलिफोर्निया गया थियल फेलोशिप में, पीटर थियल, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। उन्होंने मुझे फ़्लाइट की टिकट दी और पैसे दिए कि आप यूएस आएँ, हम आपको एनकरेज करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। तो हम गए। वहाँ पहली बार मैं लोगों से मिला
और मैंने देखा कि लोगों में बड़ा मतलब मेरे साथ हमारे रूम में एक जना रहता था जिसका नाम है थॉमस। थॉमस की कोई कंपनी नहीं थी। एक दिन रात को वो आया और उसने कहा कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी फ्लैश स्टोरेज कंपनी बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा तुम्हारा तो कंपनी शुरू ही नहीं हुआ है। तो उसने कहा बट सोचने का तो कोई खर्च है ही नहीं। कॉस्ट ऑफ थिंकिंग बिग इज जीरो। एग्जीक्यूट करने का खर्चा लगता है पर सोचने का तो कोई खर्चा, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी सीखने का मौका था कि द रीज़न वाई आप देखते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया साइट, दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन वो कैलिफोर्निया से निकलते हैं, क्योंकि कम से कम वो सोचने की तो हिम्मत रख करते हैं। अब उसके बाद भी बहुत लोग फेल हो जाते हैं पर सोचना ही बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि वो मैंने बड़ी चीज़ सीखी। और मुझे लगता है कि आज के दिन में जो हमारे देश में यंग लोग हैं उनमें सोचने की हिम्मत बहुत ज़्यादा है। और वो गोज़ बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग कि भारत में रैपिड चेंज आया तो उनमें भी चेंज आ रहा है। तो दैट इज़ द रीज़न आई कम टू प्लेसेस लाइक दिस। मेरे लिए मुझे लगता है कि अपने काम के अलावा सबसे फेवरेट हॉबी है कि दूसरे एंटरप्रेन्योर से जाकर के मिलो, उन्हें एनकरेज करो, क्योंकि कुछ एंटरप्रेन्योर से समय निकाल करके मेरे साथ समय बिताया था किसी समय, तो आज मैं वही चीज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर इस कमरे से आगे निकल करके कई सारे और मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज बनेंगे तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात वही होगी। रितेश बिल्कुल बनेंगे और आप आएंगे तो बिल्कुल बना के ही जाएंगे आपको। रितेश, आपने ओयो को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया है, बहुत कम टाइम पे ग्लोबल ब्रांड बनाया है आपने इसको। क्या वो स्ट्रैटेजीज रही जिसने आपको रैपिड स्केल करने में मदद की? तो बिफोर आई गो टू दैट मैं आप लोग को थोड़ा कुछ कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ और इसका आप लोग की अपनी एंटरप्रेन्योरियल लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो भी मैं बताऊँगा। तो आज हमारा लगभग 60% से ज़्यादा रेवेन्यू विदेशों से आता है, इंडिया के बाहर से आता है, जबकि हमारे मेजॉरिटी टीम मेंबर्स यही भारत में बेस्ड है। हमारी कंपनी इंडिया में ही हेडक्वार्टर्ड है बट हमारी सर्विसेज दुनिया भर में लोग यूज़ करते हैं। सिर्फ यूरोप में ओयो का अगर पिछले साल हमने कुछ 14,000 करोड़ का सेल्स किया या बुकिंग्स ली, उस 14,000 करोड़ में से लगभग 1/3, 1 in 3 रुपीज़ केम फ्रॉम यूरोप। तो मुझे लगता है 3-4 बड़ी इसके पीछे कारण रहे। पहला मुझे लगता है कि इंडिया की टेक्नोलॉजी हम लोग अगेन टेकन फॉर ग्रांटेड कर देते हैं कि एक बटन दबाए और पैसे सामने चले गए। एनईएफटी ट्रांसफ़र किया, उसका कोई चार्ज नहीं लगा। विदेशों में आपको सुन के बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि अगर आप हर बार जब आप ट्रांजैक्ट करते हो आपको 100 या 150 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है एज एन एक्सपेंस फॉर जस्ट सेंडिंग मनी और रिसीविंग मनी। तो इस तरह की हमारी बहुत सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजीज़ बनी पिछले 5-10 सालों में, तो बहुत मॉडर्न है हमारी टेक्नोलॉजीज़, मोबाइल ओरिएंटेड है, डिजिटल है। तो उस कारण से जैसे ही हमने अपनी टेक्नोलॉजी लेकर के मान लीजिए यूरोपियन हॉलिडे होम ओनर्स को या फिर होटल ओनर्स को जाकर के दिया, उन्होंने कहा कि ऐसी तो टेक्नोलॉजी हमने देखी ही नहीं है, ये तो हमारे से 10-15 साल ज़्यादा एडवांस्ड है। उसका कारण है कि उनकी टेक्नोलॉजी बनी 15-20 साल पहले। तो मुझे लगता है कि उसका हमें बहुत बेनिफिट हुआ टेक्नोलॉजी का। दूसरा, दुनिया भर में लोगों को भारतीय लोगों के साथ काम करना बहुत पसंद आता है। ये मैंने खुद ट्रैवल करके सीखा। ये सरप्राइज तो है नहीं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं, चाहे आप गूगल देख लें, माइक्रोसॉफ्ट देख लें, एडोबी देख लें, कई सारी कंपनीज देख लें। क्योंकि हम इंग्लिश कहते हैं, लोगों को पसंद है कि हम लोग भाषा अच्छी उनकी भाषा बात कर पाते हैं। रिलेटिवली अगर आप चाइना से लोगों को देखें तो चाइनीज़ लोग उतनी अच्छी अंग्रेज़ी नहीं कहते अगर आप बड़ी इकोनॉमीज़ में देखें। दूसरा हमारा बेनिफिट है कि हम बहुत एडेप्टेबल हैं। ऐसी दुनिया में कोई जगह नहीं जी जहाँ पे मैंने भारतीय लोगों को नहीं देखा। मैं पिछले एक हफ्ते में डेनमार्क में गया। डेनमार्क में छोटी छोटी गांव गया, सोनावी, गीललाय, ऐसे छोटी छोटी गांव। वहाँ पे भी आप देखेंगे कि अगर पूरी गांव में लोग 1500 रह रहे हैं, उनमें से भी 50 लोग हमारे भारतीय मूल के। लोगों को पता चल गया रितेश आ रहे हैं तो लोगों ने भारतीय मतलब रोटी सब्जी भेज दिया था खिलाने के लिए। तो ऑफ कोर्स ये भी एक बड़ी चीज़ है। मैंने उन्हें कहा कि आपको पता चला आपने इतनी मेहनत क्यों करी? तो कहते हैं कि हमने बहुत समय यहाँ की कंपनियों के लिए काम किया है। आज पहली बार हमारे देश की कोई कंपनी आकर के यहाँ पे बिजनेस बना रही है, तो हमारे लिए इतनी खुशी की बात है कि हम तो आपके लिए फ्री में काम करेंगे, हम अपनी भी काम करेंगे, आपकी भी मदद करेंगे। ये हमारी बहुत बड़ी पावर है कि इंडियंस को दूसरे देश में भी लोग बहुत पसंद करते हैं। ऐसा ही नहीं कि दुनिया के 6 देशों के आज जो देश के लीडर्स हैं, एक देश के लीडर अभी थे, अभी बदले हैं, बट यूके के भी लीडर भारतीय थे, भारतीय ओरिजिन के थे। यूएस में अभी दोनों साइड में आप देख लें, या तो भारतीय मूल की प्रेसिडेंट बनेंगी या तो भारतीय मूल की सेकंड लेडी बनेंगी।
बट आइदर वेज भारतीय मूल के लोग इन्वॉल्व रहेंगे यूएस में आफ्टर इलेक्शंस। तो मुझे लगता है कि एक ये रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जहाँ पे इंडियन लोग मदद करते हैं हमारी, बाहर में कम से कम, और इंडिया में तो करते ही। और जो तीसरा मुझे लगता है सबसे बड़ा बेनिफिट रहा इज़ दैट हमने कोशिश करी कि क्लाइंट्स के साथ में जितना डायरेक्ट संपर्क बनाया जा सके उतना बनाया। तो आप बता भी रहे थे पहले कि आप मेरी सोशल मीडिया देखते हैं और मैं उसमें बताता हूँ कि आज मैं ऑस्ट्रिया आया हूँ, आज मैं यूके आया हूँ। तो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ना अपने क्लाइंट से डायरेक्टली मिलने की कोशिश करता हूँ, और लोग इतने खुश होते हैं कि भारत से लोग आए हैं, उनकी नई लर्निंग लेकर के आए। कुछ गांव में तो लोग मतलब फ़ोटो उठाने आते हैं दूर दराज से कि कोई इंडिया से आया हमारे यहाँ पर मिलने के लिए। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग एज एंटरप्रेन्योर्स ये याद रखिए कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है जी। आज $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, अगले कुछ साल में $8 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। इसको तो लाखों करोड़ में मैथ्स करना भी मुझे कठिन होता है कि कितना होगा। तो बहुत बड़ा इकोनॉमी बन रहा है। पर जब ये इकोनॉमी बनेगा, दो चीज़ों से बनेगा। एक, हमारे देश के खुद के लोग हमारे सामान खरीदेंगे, जो भी आप प्रोडक्ट्स बनाएंगे, सर्विसेज बनाएंगे, उसकी बिजनेस बनेगी। पर साथ साथ एक्सपोर्ट्स बहुत बड़ी बिजनेस बनेगी। एक्सपोर्ट में हमने आईटी सर्विसेज में अच्छा काम किया है, पर उसके बाहर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और सारी दुनिया वेट कर रही है इंडियन प्रोडक्ट्स की और इंडियन टेक्नोलॉजीज़ की। फॉर गुड और फॉर बैड, इन माई माइंड द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर इंडिया। कैन इंडियन एंटरप्रेन्योर्स सर्व देम और नॉट इज अ क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों में हिम्मत है, यू विल बी सरप्राइज्ड कितना अपॉर्चुनिटी और कितनी एक्साइटमेंट है लोगों को आपके प्रोडक्ट्स यूज़ करने की। हाँ रितेश, किसी भी बिजनेस में एक प्रॉफिट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो लास्ट में बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ओयो ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर FY24 में 229 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। सो एक जोरदार ताली रितेश के लिए। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इतने एक सक्सेसफुल स्टार्टअप ओनर हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तीन कौन सी जो गलतियाँ हैं, मतलब जो मिस्टेक्स बोलना चाहिए जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए तो सबको पता है, क्या नहीं करनी चाहिए बता दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है। पर धर्मेंद्र जी का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पिछले साल के प्रॉफिट की बात करी, पर उसके पहले के 5 साल की नुकसान की बात नहीं करी। थैंक यू सो मच। पर देखिए, पिछले साल हमारा पहला मेड इन प्रॉफिटेबल ईयर था। थैंक यू सो मच। 229 करोड़ का हमने प्रॉफिट किया, बुक किया है। इस साल मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि हम उसे 800 करोड़ से ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे। तो मैं अगेन आप लोग के, और मैं हर चीज़ जो कह रहा हूँ ना, कोशिश कर रहा हूँ मैं कि अपनी कहानी को एक नए एंटरप्रेन्योर की कहानी से कनेक्ट कर पाऊँ। तो इस कमरे में इन्वेस्टर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो कई बार इन्वेस्टर्स हों, स्पॉन्सर्स हों, उन्हें एक सवाल रहता है कि ये नुकसान वाला बिजनेस कैसे होता है जी, हमें नहीं समझ में आता। ये एक नेचुरल, आप लोग सुनते भी होंगे। कई बार जो बिजनेस फैमिली से आते हैं उनके लिए भी बड़ी कठिन होती है ये समझना। मेरे लिए भी थी। मैंने अपना पहला साल बिजनेस जो है प्रॉफिटेबली चलाया। मेरा एक जोक भी है कि ऑल कंपनीज आर प्रॉफिटेबल अंटिल द VCs कम। तो एक साल के बाद हमारा नुकसान हुआ। अब आप में से कितने लोगों की परिवार में कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फैक्ट्री है, कुछ इस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग का काम आपके घर परिवार में, रिश्तेदारों में कुछ होता है? ऑलमोस्ट 25%, 20-25% के लोग हाथ रेस कर रहे हैं। तो वहाँ पे कैपेक्स आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। प्लांट लगाते हैं आप, मशीनरी लगाते हैं, ज़मीन लेते हैं, उन सब का खर्चा होता है। तो उन सबको कंपनीज जो है बैलेंस शीट में एसेट रखती हैं और हर साल डिप्रिशिएट करती हैं। तो वो एक तरीके से लॉस है, पर उस लॉस को खर्चा इमीडिएटली करके हर साल थोड़ा थोड़ा उसके अगेंस्ट एक्सपेंस बुक किया जाता है। उसे एमोटाइजेशन कहते हैं या डिप्रिसिएशन कहते हैं। हमारी टाइप की जो बिजनेस होती है, हमारे में कैपेक्स होता ही नहीं। हमारे में कैपेक्स दो ही है, ब्रांड बनाना होता है या फिर टेक्नोलॉजी होता है। तो हम दोनों को बुक में कैपिटलाइज करते नहीं, हम दोनों को इमीडिएटली एक्सपेंस कर देते हैं, डे 1 में खर्चा कर देते हैं। तो उसीलिए शुरू में खर्चा बड़े साल तक दिखता है, पर जब प्रॉफिट बनने लगती है वो बहुत तेज बनती है। खर्चा तो उतना ही है पर रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है। इसी कारण से सिर्फ हमारी कंपनी नहीं, जितनी आप डिजिटल कंपनी आजकल आप जोमेटो का देख रहे हैं, वो भी लॉस मेकिंग था 1 साल पहले तक। पिछले 1 साल में उनकी प्रॉफिट रैपिडली बढ़ गई है। तो लोग कई बार कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि 1 साल पहले तक बड़ा नुकसान हो रहा था और अभी मतलब सैकड़ों करोड़ों में नफा हो रहा है। वो बहुत ही सिंपल चीज़ है कि एक सर्टेन स्केल तक आपकी टेक्नोलॉजी और ब्रांडिंग का खर्चा जो है आपका सेल्स से कम रहता है। एक समय ऐसा होता है कि जब आपकी सेल्स उससे ज़्यादा हो जाती है और उसके कारण आपका नफा बढ़ जाता है।
तो उस कारण से अगेन मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, एक मैं अभी लर्निंग्स पे आता हूँ और लर्निंग्स में सबसे पहले इसकी बात करता हूँ। मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी सही चीज़ें करी, पर मुझे लगता है कि कुछ जगहों में हमने अपने जिस तेज़ी से हम लोग बढ़े, शायद हम लोग अपने खर्चों को और कंट्रोल में रख सकते थे पहले। तो मुझे लगता है कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है कि पाई पाई खर्चा करने से पहले सोच समझ के खर्चा करें, मुझे लगता है कि वो एक वैल्यू सिस्टम है जो पिछले 2 से 3 सालों में जनरली टेक कंपनीज में या नए एज कंपनीज में ज़्यादा आई हैं, और मुझे लगता है कि वो हमारे से भी गलती हुई और जनरली सारी न्यू एज कंपनी से गलतियाँ हुई हैं। पर अच्छी बात यह है कि क्योंकि इन इंडस्ट्रीज में मार्केट इतना बड़ा है और कस्टमर डिमांड इतना बड़ा है कि आपको गलती सुधारने का मौका मिलता है। पर मेरी पर्सपेक्टिव है कि अगर ये चीज़ जो मैंने सीखा है मैं अपने इंडस्ट्री कॉलीग्स को बता सकूं तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। दूसरा मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट गलती जो मुझे लगता है कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट रही मेरी, इज़ दैट जब हमने ओवरसीज़ में इतना एक्सपैंड किया, मुझे लगता है कि हम इंडिया में भी उतना या उससे ज़्यादा और अच्छा कर सकते थे, दोनों क्वालिटी में भी एज वेल एज स्केल पे भी। मैंने डिसाइड किया कि 2020-21 जब कोविड हुआ, मैंने कहा कि अगले 4-5 साल हम सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान देंगे। तो उस कारण से हमने इंडिया में स्केल किया, बट ज़्यादा नहीं, 15-20% ही हम कर रहे हैं। हमारी रेटिंग एवरेज होटल की आती थी 3.7 ऑन 5 2 साल पहले। पिछले साल आई 4.1 ऑन 5। इस साल चल रही है 4.3 ऑन 5। मुझे लगता है साल के एंड तक हम लोग 4.6 तक पहुंच जाएंगे। एक बार हम उस जगह पे पहुंच गए जहां पे हमारे कस्टमर जो हमारे साथ ठहर रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत, उनको लगता है कि बहुत ही अच्छी है और मेजॉरिटी कस्टमर्स को लगती है, तो हम वापस से स्केल करेंगे बहुत तेज़ी से। तो मुझे लगता है कि क्वालिटी पे पहले ध्यान देना और फिर स्केल पे ध्यान देना, मुझे लगता है दूसरी मेरी बड़ी लर्निंग है। और तीसरी मुझे लगता है कि जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी लर्निंग है, इज दैट जर्नी इतनी लंबी रही जो हमारा, मतलब अभी मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। 10 साल कभी कभी लगता है कि इतने सालों से करे, कभी कभी लगता है अब तो कल ही शुरू करी थी। तो मुझे लगता है कि इस पूरे जर्नी में हमने कभी और ये शायद हमारी अपब्रिंगिंग है, क्योंकि हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हमारे पेरेंट्स भी हमेशा, माँ कहती थी कि नंबर अच्छे आने चाहिए, अच्छे नंबर आ गए तो रैंक अच्छी आई कि नहीं, रैंक अच्छी आ गई तो 99 क्यों आया, मतलब वो हम सबकी फैमिलीज़ की वो सिचुएशन रही है। तो उस कारण से क्या है, कभी वो सेलिब्रेट नहीं किया हमने अपॉर्चुनिटीज़ को, कभी ये नहीं कहा कि ये अच्छा करा काम और मोटिवेट करेंगे आगे जाने के लिए। मुझे लगता है कि आई कुड सेलिब्रेट विद आवर कॉलीग्स अ लॉट मोर। ये 3 चीज़ मैं कहूँगा शायद मेरी लर्निंग्स रही। रितेश, यहाँ पर बहुत सारे स्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स भी हैं। यस, स्टूडेंट है हमारे यहाँ। ओके, तो आपकी थियर फेलोशिप जो आपने किया, वो अप्लाई किया, सिलेक्शन हो गया, उसमें आपको $1 लाख का ग्रांट मिला था। उसका आपने कैसे यूटिलाइज किया? पहले मैं थोड़ा आप लोगों को कहानी बताता हूँ, बट उससे पहले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी क्लियरली मैं बताता हूँ। मैं समझता हूँ कि आप तो जानते हैं कि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता। तो मेरे को अभी परसों ही किसी एक पेरेंट का ईमेल आया कि हमारे बच्चे कह रहे हैं वो ड्रॉप आउट करना चाहते हैं और वो आपका एग्जाम्पल दे रहे हैं हमें। मैंने उन्हें समझाया, जी मैंने कुछ नहीं कहा है उन्हें, मैं तो जानता भी नहीं, और मैं ऐसा बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता हूँ। और मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है कि मैं जिस भी कहीं पे बात करूँगा तो मैं वापस याद दिलाऊँ, मैं रेकमेंड नहीं करता। तो सबसे पहले मैंने अपनी जिम्मेवारी की काम कर दी। अभी पते की बात करते हैं। देखिए, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ना, और आप में से कई लोग शायद ऐसे ही होंगे क्योंकि ऐसी इवेंट्स में मेरे जैसे ही लोग आते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे ही जाता था इवेंट्स में। मैं पहले 5 साल ऐसा कोई इवेंट नहीं होगा स्टार्टअप का जो मैं गया नहीं हूँ, और मेरा होप है कि सब लोग पे करके आए हैं। कभी कभी तो जेब में पैसे नहीं होते तो हम भी चले जाते थे बिना पे किए, बट ऐसा मैं इनकरेज नहीं करता हूँ। तो इस कॉन्टेक्स्ट से मेरा मानना ये है कि कुछ बच्चों में एक कांस्टेंट एक वो चुल होती है, कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है हमें। मैं भी वैसे ही था, मैं भी अपने 5th-6th ग्रेड से कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता रहता था। तो 12वीं कक्षा के बाद में मैं एक दिन एक इस मूवी देखने गया, सोशल नेटवर्क। आप में से कितने लोगों ने देखा है सोशल नेटवर्क मूवी? काफ़ी लोगों ने देखा है, ऑलमोस्ट 30-40% लोगों ने देखा है।
तो मेरी एक ही मतलब वाइस है, मैं कहता हूँ कि मुझे मूवीज़ देखना बड़ा पसंद है। मैं हर तरीके की मूवीज़ देखता हूँ, मतलब ऐसी मूवी है जो मतलब पिट गई है, मैं वो भी देख के बड़ा खुश होता हूँ, कोई बात नहीं। तो सोशल नेटवर्क मूवी तो चलो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में थी, तो और इंट्रीग से देखा मैंने, तो उससे मैंने देखा पीटर थियल नाम के एक इंसान है जिन्होंने पहला $5 लाख या $10 लाख फेसबुक में इन्वेस्ट किया। तो मैंने सोचा ये इंसान ठीक लग रहे हैं, शायद ये मेरे में इन्वेस्ट कर देंगे। अब ये बहुत ज़रूरी है कि नाइविटी, यानी लोग कहेंगे कि थोड़ा मतलब आप भोले हैं, मतलब आप मतलब इंडिया में किसी छोटी जगह में रहते हैं और आप एक सिनेमा देख के सोच लिया आपने कि इनसे इन्वेस्टमेंट ले लेंगे, तो भोलापन माना जाएगा। पर मुझे लगता है भोलापन बहुत ज़रूरी है स्टार्टअप करने के लिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए लाइफ में तो आप एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर परस्यू करेंगे ही नहीं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इतना कठिन जर्नी है कि अगर आप सब समझ गए कितना कठिन है तो कोई लॉजिकल रीज़न ही नहीं है परस्यू करने का। तो मैं उसलिए हमेशा कहता हूँ नाइविटी इज़ ब्लिस, तो थोड़ा बहुत नाइविटी इज़ फाइन, गुड टू हैव। तो मैंने अगली बार साइबर कैफ़े गए, ₹10 पर घंटा वो साइबर कैफ़े होता था, मैंने उसमें पीटर थियल के बारे में स्टडी किया, थियल फेलोशिप आया, मैंने अप्लाई कर दिया, सवाल अच्छे थे, इंटरव्यूज़ होती रही। तो उन इंटरव्यू से मुझे काफ़ी इंट्रीग लगा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा प्रोग्राम। एक दिन मुझे चिट्ठी आई कि यू आर अमंग द टॉप 40 स्टूडेंट्स टू कम टू कैलिफोर्निया एंड पिच फॉर द फेलोशिप। मेरी मतलब इतनी खुशी हुई मुझे उस दिन की, मैं आपको क्या बताऊं, नॉट बिकॉज थियल फेलो बनेंगे, मुझे 0% चांस था कि मैं थियल फेलो बनूंगा। बस मुझे ना फ्री में फ्लाइट में बैठना और फ्री में यूएस में जाने का इतना खुशी था कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे को लगा था कि ज़िंदगी में कभी नहीं जा पाएंगे, मेरे को लगा कोई एक भला इंसान है जिसने मेरे को फ्री में अमेरिका भेजा। और मुझे लगता है कि मदर्स आर यूनिक, माँ मतलब सबसे स्पेशल होती है। मैंने माँ को फ़ोन किया, ये बताया नहीं कि ड्रॉप आउट का प्रोग्राम है, नहीं तो माँ हेल्प नहीं करती। माँ को बस ये कहा कि ये सज्जन है यूएस में, फ्री में अमेरिका बुला रहे हैं, मुझे पासपोर्ट नहीं है, दिला दो। तो माँ अगले दिन भुवनेश्वर पासपोर्ट ऑफिस गई और वहाँ जाके बैठ गई, कही कि जब तक पासपोर्ट नहीं दोगे हम नहीं जाएंगी, माँ ही कर सकती हैं ये। तो फिर पासपोर्ट मिला, यूएस गए। अब किस्मत थी, हम क्या था, थियल फेलो भी बन गए। और मेरे हिसाब से वो मेरे लिए ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक आपको एक्सपोजर नहीं मिलता है ना, और आज जब हम साथ मिल रहे हैं तो ये सब एक्सपोजर की अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप इस सेशन के बाद में जाकर के सोचोगे कि मतलब आपको क्या लगता है, आप हो सकता है इसके बाद एंटरप्रेन्योर बनो और नहीं बनो, आपका चॉइस है। पर आप एज एन इंडिविजुअल ऐसी सेशंस में आने के बाद सेम इंसान नहीं रहोगे। उसके बाद में आपको ऑफिस पॉलिटिक्स में मज़ा आएगा ही नहीं। आप मतलब जितना ट्राई कर लो फिर आपको लगेगा ये क्या कर रहे हैं ये लोग, मतलब आपको लगेगा देख के आप स्माइल करो, आपको लगेगा कि मेरी अपनी मतलब मेरा सोचने का लेवल एक और ऊपर है, आप ऐसा सोचेंगे। तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मैं वहाँ पे था कुछ महीनों के लिए, दिल इंडिया वापस आने का था। $1 लाख जी, इतने पैसे मैंने कभी इतने पैसे साथ में बैंक अकाउंट में देखे नहीं थे। मैंने तो ₹1,00,000 भी नहीं देखे थे, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा पैसे थे। तो मैंने तो पूरे के पूरे पैसे ओयो बनाने में लगा दिए। और बड़ी मतलब उसी कारण से रिलेटिवली मेरी ओनरशिप, आप देखिए कई फाउंडर जो स्टार्टअप्स में हमारी स्केल की कंपनीज़ के हैं, उनकी ओनरशिप 2, 3, 4% उस टाइप की रह जाती है। मेरी ओनरशिप मिड-30s में है। उस कारण से है कि शुरू में थोड़ा पैसा खुद से भी लगा पाया, नहीं तो नहीं लगा पाते। तो मुझे लगता है कि 3 बड़ी लर्निंग्स रही मेरी थियल फेलोशिप से, आप लोग सबको अगर बताऊं तो सबसे पहला ये है कि किस्मत उसी का है जो मेहनत करे। इंग्लिश में बोल देता हूँ, हार्ड वर्क इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग लकी। यानी अगर आप मेहनत करेंगे ना तो लक भी मिल जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि लक ज़रूरी होता है। अगर मैं लकी नहीं होता तो शायद थियल फेलो नहीं होता, वो मूवी नहीं देखता, पता नहीं इनमें से कुछ भी अलग हो सकता था ना। पर मुझे लगता है क्योंकि मैं मेहनत कर रहा था, मुझे लगता है कि भगवान जी ने सोचा कि चलो इसको मौका दे के देखते हैं। दूसरा मेरी लर्निंग है कि अगर मौका मिल जाए, और सबको मौका मिलेगा ज़िंदगी में, कभी ना कभी मौका मिलेगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मौका दोनों हाथ से ले लेना दोस्त। तब सोचना नहीं, समझना नहीं, क्वेश्चनिंग मत करना। बहुत बार मैं देखता हूँ कि 10-15 मतलब छोटा छोटा चीज़ों की नेगोशिएशन के लिए लोग बड़े पिक्चर को मिस कर जाते हैं, राइट। अब आप कहोगे कि मैं शार्क हूँ इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं तो डॉल्फिन हूँ।
मैं, आप लोग देखे भी होंगे, मैं बहुत ज़्यादा नेगोशिएट खुद भी नहीं करता, क्योंकि मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ ना कि 10-15 उसके नेगोशिएशन के लिए बिग पिक्चर अच्छी डील छोड़नी नहीं चाहिए। पर मेरा जेन्युइन रिकमेंडेशन है कि जब मौका मिले, बहुत ज़्यादा सोचना समझना क्वेश्चन, अगर आपको लगता है ये मौका सही है, लोग सही हैं, जंप इन, बिकॉज दैट अपॉर्चुनिटी नेवर कम्स ट्वाइस। मेरे को जब भी ज़िंदगी में मौका मिला ना, मैंने दोनों हाथ से पकड़ लिया। तो मिल जाए मौका तो छोड़ना नहीं है, ये मेरा दूसरा आपके लिए सुझाव है। लोग कई बार कहते हैं हम रिश्तेदार से बात करेंगे, सोचेंगे, दोस्तों से बात करेंगे, टू लेट। अच्छा लगता है, मेक द डिसीजन एंड मूव ऑन। आप मतलब यू विल बी सरप्राइज आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट करेगी, बट आप जंप करके तो देखो। और तीसरा, और मेरे लिए हिसाब से सबसे क्रूशियल, इंग्लिश में कहूँगा फिर मैं हिंदी में बताऊँगा, और ये हमारे प्रोग्राम का पहला लाइन है कॉन्ट्रैक्ट का, यूनिवर्सिटी शुड नॉट इंटरफियर विद एजुकेशन। उसका मतलब ये है कि सीखने का मौका तो हर जगह है, यूनिवर्सिटी एक रास्ता है, पर यहाँ पे भी हम लोग सीख रहे हैं, हम कोई यूट्यूब वीडियो देखते हैं उसमें भी कुछ सीखते हैं। तो सीखने का मौका कहीं मत छोड़ना। ये मत सोचना कि सीखेंगे तो सिर्फ यूनिवर्सिटी में श्योरली सीखेंगे, बट यूनिवर्सिटी इज जस्ट वन ऑफ द वेज, वन ऑफ द मेनी वेज, देयर आर मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज दैट विल एग्जिस्ट। सो ये मेरी 3 लर्निंग्स थी थियल फेलोशिप से। रितेश, आपका क्या कोई मेंटर रहा है? अगर हाँ तो आपके जर्नी में उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल था, और क्या समय समय पे हमें मेंटर चेंज करते रहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंटर तो जी मतलब हमारी वाइफ हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला है ऐसा बोलने के लिए, जेन्युइनली ऐसा है। आई थिंक हैविंग अ गुड फैमिली, चाहे आप आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी आपके फैमिली में, उनको इंश्योर करना कि वो आपके साथ पूरी तरीके से सेम पेज में है, उसका जो बेनिफिट है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अनपैरेलल्ड है। अब कई बार मुझे ईमेल आते हैं कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है। तो कहता हूँ देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है कठिन। आपको कन्विंस करना है इन्वेस्टर्स को, बिजनेस पार्टनर्स को, बाद में अगर शादी करनी है तो मैरिज पार्टनर को भी कि जी मतलब एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ फेयर प्रोफेशन, रेगुलेटर्स को, इतने लोगों को आपको कन्विंस करना है। अगर आप अपने परिवार को ही नहीं कन्विंस कर पाइएगा तो आप बाहर में जाके कैसे कन्विंस कर लेंगे? तो आप ऐसा सोचिए कि आपका पहला सेल्स पिच आपको घर में ही करना है। तो लोग भी सही पते की बात कहते हैं, लोग कहते हैं कि घर का ही सबसे कठिन है सेल्स पिच, बाकी सब जगह तो देख लेंगे। मैं कहता हूँ कि बट वो आपका चैलेंज भी है, वो आपको सॉल्व करना, और मेरे लिए भी कठिन था। मैं आपको बताता हूँ, हमारे फादर साहब, अब तो फादर साहब रहे नहीं, पर फादर साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा मेरी जर्नी में, क्योंकि मदर का हमेशा था कि आपने जो है डिग्री करना, अगर आप डिग्री नहीं करें उसके पहले हम कुछ आपको करने नहीं देंगे। तो फादर साहब के साथ हमने डिस्कशन किया, हमारा प्राइवेट नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी डिस्कस किया कि फादर साहब माँ को कैसे कन्विंस किया जाए। तो फादर साहब ने एक बड़ा तरकीब निकाला। उन्होंने कहा कि माँ को ये कहेंगे कि ये 1 साल तुम्हारा गैप ईयर है 12वीं कक्षा से कॉलेज के बीच में, अगर ये नहीं हुआ तो हम कॉलेज जाएंगे। तो मैंने कहा फादर साहब ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर प्रॉब्लम ये कि मैं 1 साल के बाद भी नहीं जाने वाला। तो उन्होंने कहा कि मतलब हर चीज़ आज सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है ना, अभी तो 1 साल का समय खरीदते हैं। 1 साल में नहीं हुआ तो मतलब फिर वापस से हम दोनों बैठेंगे और कुछ स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे अगर जब तक आपके साथ पेरेंट्स साथ में है या फैमिली साथ में है, उसका वैल्यू अनपैरेलल्ड। ये मेरा पहला आप लोग के लिए सुझाव है या रिकमेंडेशन है। सवाल क्या था आपका? आपके कोई मेंटर है? मेंटर के अंदर मैं आपको बताता हूँ, पहला फैमिली, दूसरा और तीसरा मैं आपको बताता हूँ। मेरे लिए पर्सनली मेंटोर्स काफ़ी रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये सबसे क्रिटिकल है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। आप जो भी हैं, आपके आसपास में जैसे लोग हैं, आप भी वैसे ही हो जाइएगा। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं कैसे ऐसे लोगों से जाकर के मिलूँ जिनसे मुझे कुछ सीखने का मौका मिले। तो मैं भी जब ऐसे देश भर में ट्रैवल करता हूँ एंटरप्रेन्योर से मिलने, या इसीलिए वीकेंड्स में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे लोगों से मिलूँ जहाँ से मुझे भी, जैसे मैं आज आप दोनों से मिला तो मुझे आप लोगों से यहाँ की एंटरप्रेन्योरियल सीन के बारे में पता चला। अविनाश जी से बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में नए इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के कितना इंटरेस्ट है। तो मुझे लगता है कि जितने नए लोगों से आप मिलेंगे, आपको सीखने का मौका बहुत मिलेगा, और आपको हर समय कोशिश करनी चाहिए आप कैसे सीखें। मेरे लिए पर्सनली मैं एक एक करके एग्जाम्पल बताऊंगा। जब मैंने शुरू करी थी बस बिजनेस, बेजुल सोमाया जो है लाइट स्पीड में, वो और अपूर्व शर्मा जो वेंचर कैटलिस्ट में, उन्होंने मुझे मदद करी।
फिर थोड़ा बिजनेस बड़ा हुआ तो पीटर थियल ने मदद करी, उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ तो सॉफ्ट बैंक के लीडरशिप ने मदद करी। और ये तो कुछ है, बट मैं हर चीज़ में, जैसे मेरे को सेल्स सीखना था तो मैंने 50 देश के बेस्ट सेल्स के लोगों को लिखा कि मैं आपसे आके सेल्स सीखना चाहता हूँ। 50 में से उस समय 2 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। आज ज़्यादा लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, उस समय कम रिस्पॉन्ड करते थे। कोई बात नहीं, जब शुरू करते हैं होता ही रहता है, कोई बात नहीं। तो मुझे लगता है कि दूसरा है, रीच आउट करिए, शर्माइए मत। बहुत बार लोग शर्माते हैं, रिजेक्शन से परेशान होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में हर रोज़ आप 15 बार रिजेक्ट होंगे। यू हैव टू टेक इट अप योर चिन एंड मूव ऑन, कोई तकलीफ नहीं। और तीसरा, क्या आपको मेंटोर्स बदलते रहने चाहिए? मुझे नहीं लगता आपको बदलने चाहिए, बट आपको ऐड करते रहने चाहिए। आपको अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस होना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त चाहिए। और इसमें आप देखिए एग्जाम्पल्स है हमारे देश की, जो सबसे बड़ी एंटरप्राइज है, आई थिंक बाय मार्केट कैप शायद लार्जेस्ट है, शायद लार्जेस्ट ही है, इज रिलायंस। रिलायंस की आप देखिए कि कितने बिजनेसेस उनसे जुड़े हुए हैं इंडिया में, मतलब अनबिलीवेबल। इतने लोगों की घर परिवार उनसे जुड़ी हुई है, इतने इकोनॉमीज या कम्युनिटीज उनसे जुड़े हुए हैं। तो जितने जितने लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, उतने आपके चांसेस ऑफ फेलियर कम होते जाएंगे, क्योंकि इतने सारे लोग आपके लिए एज बिजनेस पार्टनर खड़े होंगे आगे चल करके। तो आप उन्हें मेंटोर बुलाएं, बिजनेस पार्टनर बुलाएं, इकोसिस्टम बुलाएं, अलग अलग वर्ड हो सकते हैं। आप सबसे सीखेंगे भी और सबसे बढ़िया बिजनेस बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली जितने दोस्त जोड़ सकते हो उतने जोड़नी चाहिए। मैं तो यहाँ पे ऐसे इवेंट में आता हूँ, मुझे लगता है कि मैं इससे दोस्ती बना रहा हूँ, आप लोग सब हमारे दोस्त बने। अगली बार से आप लोग के अंदर थोड़ा तो कुछ ज़्यादा प्यार होगा कि मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आए। मैं आपको बताता हूँ, हमारे मित्र हैं रॉनी स्क्रू वाला, अपग्रेड के फाउंडर हैं। पहले वो यूटीवी चलाते थे, जिसको उन्होंने डिस्नी को बेचा। तो उनके घर के पास में एक हमारी होटल है जिसका बोर्ड टूट गया एक दिन बॉम्बे में। तो उन्होंने फ़ोटो उठा करके मुझे भेज दिया कि रितेश ये बोर्ड टूट गया, मुझे बड़ा तकलीफ़ होता है, आप ये ठीक करवा दीजिए। तो मुझे लगता है कि इस लाइक दैट इज़ जस्ट मेकिंग फ्रेंड्स, कि जितने लोगों में एक ये कन्विक्शन बनेगा कि दे ऑल केयर इवन 1% मोर, इट्स मोर देन इनफ। तो मेरे हिसाब से 3 चीज़ें जो मैंने बताई, परिवार को साथ लेकर के चलें, जो बेस्ट लोग हैं इंडस्ट्री में उन्हें रीच आउट करें। कम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, कोई बात नहीं, रिजेक्शन होगा, कोई बात नहीं, जो 2 लोग मिलेंगे उसका मौका 10x बेटर वैल्यूएबल होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मेक श्योर दैट जब आप ये परस्यू करें, तब जितने लोगों को साथ जोड़ सकें उतने लोगों को साथ जोड़ें। अब हमें तो दोस्त बनाना है, हमें किसी से तकलीफ नहीं है, ना किसी और को हमसे तकलीफ होनी चाहिए। वाओ रितेश, एक लाइन है आपकी, 98% ऑफ द टाइम यू हैव टू रोल अप योर स्लीव्स एंड डू द जॉब। एंटरप्रेन्योरशिप में ये कैसे इफेक्टिव है, और ये कॉन्टेक्स्ट क्या था? ये जब लाइन आपने बोली थी, ये कॉन्टेक्स्ट क्या था? देखिए समय भी अलग था, बहुत साल पहले की बात है ये, बट ट्रू आज भी है। मुझे लगता है कि हर प्रोफेशन में जो सबसे सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, आप देखते होंगे उन्हें जो है एक बेस्ट कॉम्बिनेशन 2 लोगों का होना पड़ता है। आप लोग कई शॉप्स में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि जो वहाँ पे एक मेन इंसान होता है उसे लोग उस्ताद बुलाते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, राइट? तो सबसे ज़रूरी है कि आपको अपने काम में स्पेशलिस्ट तो होना पड़ेगा जी। अगर आप अपना काम बहुत बढ़िया से नहीं जानते तो कठिनाई है। तो भारत की टीम के कैप्टन अभी रोहित शर्मा हैं, उससे पहले विराट कोहली थे, दोनों अपने प्रोफेशन के उस्ताद हैं। सबसे पहले अगर आप उस्ताद नहीं तो आपके आसपास में लोग आपकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और उस कारण से चाहे वो आपके कस्टमर हैं, चाहे आपके सप्लायर हैं, चाहे आपकी टीम है, वो आपको ट्रू बिजनेस पार्टनर नहीं मानेंगे। तो उसलिए रोलिंग अप योर स्लीव्स और अपनी बिजनेस को जितनी गहराई में आप समझेंगे उतनी ऊंचाई तक आप लेकर के जा पाओगे। ये मेरा कॉन्टेक्स्ट था और ये मैं आज भी करता हूँ, और मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। दूसरा मैं जो चीज़ कह रहा था, इस उस्ताद होने के साथ साथ दूसरों को अपने साथ ले चलना बहुत ज़रूरी है, और उसलिए डेली आपको लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। आप उससे ट्रेनिंग कहें, कोचिंग कहें, जो भी कहना चाहें कह सकते हैं, पर आपको दूसरों को अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। हमारे देश के एक बड़े प्रबल क्रिकेटर हैं, जब तक हम बड़े हुए तब तक तो उनका रिटायरमेंट आ गया था, सचिन तेंदुलकर। नॉट वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट हैज़ एवर सीन, राइट? मेरे को जितने लोग जिन्होंने उन्हें खेलते हुए मतलब जब उन्होंने खेलना शुरू किया तब से देखा है, वो कहते हैं कि मतलब आप आज के दिन में फाइनल्स हार जाते हैं वर्ल्ड कप में तो दुखी हो जाते हो, सचिन के खेलने से पहले तो हमारी कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन खुद ही नहीं रहती थी। तो सचिन तेंदुलकर रियली चेंज्ड इंडियाज पर्सपेक्टिव टू वर्ल्ड क्रिकेट, तो क्रेडिट टू हिम। पर ही वॉज सो गुड दैट बाकी सारे लोग उनके आसपास आ ही नहीं पाते थे। उस कारण से हमेशा थोड़ी कैप्टनसी में अनबन बनी रहती थी।
मुझे लगता है कि ये एंटरप्रेन्योर के लिए भी ज़रूरी है कि आपको उस्ताद भी बनना है, पर आपको दूसरी तरफ लोगों को अपने साथ भी लेके चलना है। अगर आप सिर्फ उस्ताद बन जाएं, क्योंकि उस समय 5 साल पहले सिर्फ उस्ताद बनना ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि छोटी बिजनेस थी, ग्रो कर रही थी, तो सब खुद करते थे। बट ओवर टाइम हर चीज़ खुद कर नहीं सकते। अगर दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहन देने के लिए समय निकालना है तो बिजनेस तो चलते रहना पड़ेगा ना। आज रात को इंडिया में 1 लाख लोग अगर ओयो होटल में ठहरेंगे तो कुछ किसी को तो चलाना पड़ेगा वो। तो उसके लिए आपको लोगों को साथ लेके चलना है। तो आज मैं दूसरी चीज़ ऐड करूँगा, 50% टाइम रोल अप योर स्लीव्स, 50% टाइम रोल अप योर स्लीव्स टू हेल्प अदर्स। ये अगर 2 चीज़ें आप करें तो सक्सेसफुल होंगे। देश आपने काफ़ी सारी कंपनीज में फंड किया है। एक कंपनी यहाँ बैठी है रोका, जिसमें आपने फंडिंग दिया है। रोका मैन, मेरे को पता ही नहीं था ये यहाँ पे। गुड टू सी यू। तो किसी भी स्टार्टअप को फंड रेज करने का सही टाइम क्या होता है? लाइक आइडिएशन के टाइम पे करना चाहिए कि जब मार्केट में लॉन्च करें उस समय कहाँ पे फंड रेज करना चाहिए? हमारी टीम भी बड़ी एक्साइटेड आपको देखने के लिए। हमारे टीम वाले आगे की रोका मैन सुन करके कि आप लोग आए हुए हैं यहाँ पे, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम लोग मिलेंगे। बट हमने देखिए 2 कॉन्टेक्स्ट में आपको बताता हूँ। तो मेरे लिए पर्सनली माई लाइफ चेंज बिकॉज ऑफ द थियल फेलोशिप। और मुझे हमेशा लगता है कि आपको वही चीज़ करनी चाहिए या उन चीज़ों में आपको समय बिताना चाहिए जिसमें आपको खुशी हो। मुझे 2 चीज़ों में खुशी होती है आउटसाइड ऑफ कोर्स। ओयो में बिजनेस बिल्ड करने में मुझे खुशी होती है। आप लोग भी सब एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपको भी खुशी होती है अपने बिजनेसेस में। पर उसके बाहर एक है एंटरप्रेन्योर्स के साथ समय बिताना, उन्हें प्रोत्साहन देना, उन्हें हेल्प करना। और दूसरा मेरे गांव में कुछ ना कुछ, या मेरे गांव या उसके आसपास में कुछ अच्छा करना। मुझे ये 2 चीज़ों में बहुत खुशी मिलती है पर्सनली, दिल से बहुत अच्छा लगता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में मैंने एक नारोपा फेलोशिप शुरू किया, जिसपे हम लोग हर साल 10 बच्चों को ग्रांट देते थे। कोई इक्विटी नहीं लेते थे, कोई डेट नहीं, सिर्फ गिफ्ट की तरह 5, 10, 15 लाख रुपए उन्हें देते थे ताकि वो अपनी बिजनेसेस बने। वो अच्छा चला। हमने कुछ 40-50 कंपनीज में इन्वेस्ट किया, पर उसे हेल्प करना नहीं कहा जाएगा, वो तो मेरा सेल्फिश इंटरेस्ट था कि मैं भी सीखना चाहता था उन एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्ट करना चाहता था। और उसके बाद में पिछले साल हमने शार्क टैंक किया। अब शार्क टैंक का मैं आपको इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। पहले 2 साल आई थिंक जब वो पहली बार इंडिया आ रहे थे तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने उन्हें बड़ी आइडियाज़ बताए कि ऐसे आपको परस्यू करना चाहिए सब। उन्होंने कहा आइडियाज़ तो हमारे पास भी बहुत है, पर आप शो में आइएगा क्या? मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि इतना सक्सेसफुल होगा, तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप करिए, मैं आपको मदद करूँगा, बट मुझे नहीं लगता ये इतना अच्छा होगा। पहला साल वॉज वेरी गुड एंड यू टू गिव क्रेडिट टू अमन, अशनीर, ऑल ऑफ देम हु हैव डन सच एन इनक्रेडिबल जॉब। विनीता, नमिता, ऑल ऑफ देम, आई थिंक अनुपम, दे ऑल डन ग्रेट जॉब। तो दूसरे साल मुझे लगा कि इट इज़ गेटिंग बेटर, बट फर्स्ट ईयर वॉज मे बी जस्ट नॉवेल्टी, सेकेंड ईयर ऑल्सो डिड वेरी वेल। एंड आई टेल यू, मेरे लिए कहाँ ये बदला। मैं हर शहर जब जाता हूँ, आज शाम को भी मिलूंगा यहाँ पे, हर शहर में अपने जो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, होटल ओनर्स होते हैं, उनके परिवार होते हैं, उनके साथ मिलता हूँ। मैं डिनर के लिए उन्हें होस्ट करता हूँ। आज रात को भी होस्ट कर रहा हूँ रायपुर में। तो जयपुर गया हुआ था मैं शायद पिछले साल, तो वहाँ पे जितने परिवार आए थे, जनरली फैमिलीज अपने बच्चों को भी साथ लेके आते हैं मुझे मिलाने के लिए। तो कहते कि यहाँ पे भी एंटरप्रेन्योरशिप बहुत बढ़ रही है, शार्क टैंक जैसे। तो शार्क टैंक और एंटरप्रेन्योरशिप सिनोनिमस हो गए थे। दैट इज़ हाउ वेल दे हैव डन, कि मतलब आज के दिन में आप डिनर टेबल में एंटरप्रेन्योरशिप और शार्क टैंक सेम लाइन पे यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट। तो मुझे लगता है कि क्रेडिट टू ऑल ऑफ देम, व्हाट अ ग्रेट जॉब दे डिड। तो पिछले साल मैंने सोचा कि अगर इससे इतने लोगों की ज़िंदगियों में अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप में 3% या 4% कुछ यूनिक पर्सपेक्टिव ऐड कर सकूँ, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई कैन डू। So that is why I went to the tank last year. I think there were incredible entrepreneurs such as Roka Man and many others who built an incredible company. और इन सबकी कहानियाँ आप देखोगे कि मतलब they all have gone through a lot. मतलब मुझे इनका स्टोरी डिस्टिंक्टली याद है कि इनका गोडाउन का टिन का गोडाउन था that had crashed. They rebuilt it and lost it again, rebuilt it again. मुझे लगता है कि ये जो कहानियाँ इनको देख करके मुझे लगता है, एक और थे हमारे दोस्त बिहार से, रोड बेस। आप लोग को मैं 1 मिनट लेके इनकी कहानी बताऊंगा। सहरसा बिहार से है, दिलखुश कुमार। अब उनकी कहानी है कि बिहार में रोडवेज को वेज नहीं कहते, बेज कहते हैं। उनके पिताजी चपरासी थे बिहार रोडवेज में। वो भी चपरासी थे एक कंपनी में जहां पे इंजीनियर्स काम करते थे पटना में। उससे दिलखुश भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीख गए।
उसके बाद उन्होंने एक इंटरसिटी राइड हेलिंग कंपनी बनाई है जिसका आज $1 मिलियन से ज़्यादा रेवेन्यू है। हेडक्वार्टर्स पटना में नहीं है, हेडक्वार्टर्स अभी भी सहरसा में ही बना है। तो हमारी टीम गई हुई थी अभी रिसेंटली उनके इनॉग्रेशन में, नए ऑफिस के इनॉग्रेशन में हमारे लोग गए हुए थे। करेक्ट। तो आई थिंक आप रोका की कहानी सुने या फिर दिलकुश की कहानी सुने, आई थिंक दे ऑल बिल्डिंग इनक्रेडिबल कंपनीज एंड मोर देन दैट कहानी किसी की आसान नहीं है। देखिए आज बात करने में सबकी आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ जितने एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे मेरे से सहमत होंगे, जो एंटरप्रेन्योर्स ऑलरेडी हैं या जो बनना चाह रहे हैं वो भी सहमत होंगे, बट एंटरप्रेन्योर जो है वो तो सहमत होंगे। आप बाहर जाके अपने बिजनेस की बात करते हो, इतनी बढ़िया लगती है कि लोग सुन के सोचते हैं वाह क्या बिजनेस है, पर अंदर आपको ही पता है कि 100 प्रॉब्लम्स। मेरा भी वही सिचुएशन है, आप लोग का भी यही सिचुएशन है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दुनिया में आप कंपनी समझ सकते हैं कि 4-5 ट्रिलियन डॉलर प्लस, मैं उनमें से 2 फाउंडर्स से मिला हूँ, वो तो भी मुझे यही कहते हैं कि भाई हमें नहीं पता कि मतलब कैसे ये 100 प्रॉब्लम फिक्स करेंगे, किसी तरीके से चल रहा है, राइट। तो ये सबकी कहानी, जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि सबको लगता है मेरे साथ ही हो रहा है, हर एंटरप्रेन्योर को लगता है मेरे साथ हो रहा है, पर कहानी सबकी है, क्योंकि दैट इज द होल परस्यूट ऑफ रिस्क टेकिंग, राइट। दैट इज व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप इज कॉल्ड रिस्क टेकिंग। इसमें आपको रिस्क, अभी हाँ कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है सब, बट रिस्क तो है। सो दैट वुड बी माय पर्सपेक्टिव। रितेश, आपने शार्क टैंक की बात की अभी, और आई एम श्योर कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो शार्क टैंक में जाना भी चाहते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आप जब किसी कंपनी को फंड करते हैं तो आपका फोकस फाउंडर्स पे रहता है, आइडिया पे होता है, प्रोडक्ट मार्केट फिट में रहता है? किन चीज़ों को देखकर यहाँ पर बैठे हुए लोगों को किन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना चाहिए धंधा बनाने में, कंपनी बनाने में? देखिए इसका सिंपल आंसर और रियल आंसर अलग है, क्योंकि रियल आंसर यानी आपको थोड़ा डिटेल में जाके मैं समझाऊंगा। सिंपल आंसर है कि देखिए शुरू के दिनों में तो लोग पैसे जॉकी पे लगाते हैं, घोड़े पे नहीं। तो जॉकी तो एंटरप्रेन्योर है, आइडिया बिजनेस सब कुछ तो घोड़ा है। तो मुझे लगता है कि उस कॉन्टेक्स्ट से फाउंडर पे लोग पैसे लगाते हैं। बट फाउंडर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जब आप आकर के पिच करें आपके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ या आइडियाज़ होने चाहिए। सबसे पहला चीज़ होता है कि आपकी बिजनेस की या आपकी इंडस्ट्री की पूरी समझ। अब मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जिस इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं शायद आप उस इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस नहीं, मेरा भी नहीं था। मैं तो होटल इंडस्ट्री में शुरू किया, मेरी तो कोई एक्सपीरियंस नहीं थी, मेरा तो प्रोफेशनल जॉब ही नहीं था ओयो के पहले। मैंने 3 महीने तक हर रोज़ जिस होटल जिस गेस्ट हाउस में जा सकता था वहाँ पे जाकर के दरवाज़ा नॉक किया, वहाँ पे ओनर, रिसेप्शनिस्ट, मैनेजर सबसे बात करी, उन्हें अपना आइडिया बताया, उनकी आइडिया सुनी, उनकी कहानियाँ सुनी। मुझे लगता है कि उसका डिस्प्रोपोर्शनेट वैल्यू मिला मुझे। तो पहला है अपनी इंडस्ट्री को ठीक तरीके से समझिए। जब मैंने ये बताना शुरू किया अपनी इंडस्ट्री के इनसाइट्स कि 18 कमरे के भारत में 2 लाख होटल हैं, तो लोगों को लगा वाह ये तो मतलब बड़ी यूनिक इंसाइट है। फिर टेस्ट किया लोगों ने कि अच्छा गुड़गांव में कितने हैं। मैंने कहा साउथ सिटी 1 में टोटल 650 हैं, सी ब्लॉक के अंदर 180 हैं, और इस तरीके से मैंने हर सेगमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया अपने खुद के फील्ड विजिट से। उस मार्केट की इकोनॉमिक्स क्या होती है, ओनर का क्या नफ़ा बनता है, अगर मैं उनकी वैल्यू ऐड करूंगा तो क्या नफ़ा बना पाऊँ। तो जितना डिटेल आप अपने बिजनेस के बारे में जाने उतना अच्छा है, क्योंकि सामने वाले को उससे समझ में आया कि आपको आपकी डिटेल्स आपके हाथों में है, जो आपके पास है वो किसी और इंसान के पास हाइपोथेसिस या एनालिसिस या एक ओपिनियन नहीं है। दूसरा जो मेरे हिसाब से क्रिटिकल होता है इज मेकिंग श्योर कि आपके कस्टमर्स के प्रति आपका कितना प्यार है। आप लोग को आई एम श्योर आप एज्यूम करते हैं हर रोज़ मुझे 5, 7, 8, 10 कस्टमर की कंप्लेंट्स डायरेक्टली आते हैं, और उन सारे 8 से 10, चाहे वो इंस्टाग्राम से आता है, ट्विटर से आता है, ईमेल से आता है, मेरा फ़ोन नंबर लोग शेयर करते हैं तो उससे फ़ोन नंबर से आ जाता है। मैं हर 8 से 10 कंप्लेंट को पर्सनली ओवरसी करके क्लोज करवाता हूँ। जनरली हमारी कंपनी की स्किल में इट मेक सेंस टू जस्ट फॉरवर्ड इट टू समवन एंड दे कैन टेक केयर ऑफ इट, बट उन 8-10 इशूज से मुझे हमेशा कुछ सीखने का मौका मिलता है कि अच्छा ये इशू ब्रॉडर नेटवर्क में भी होगी, कई लोग शायद कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, उसे बेहतर कर रहे हैं। तो कस्टमर्स के प्रति प्यार। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, पैसों की इज्जत, कि क्या आपको अपने बिजनेस में कितने पैसे लगे हैं, क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है, क्या अपसाइड है, वो समझ में आता है कि ये 3 चीज़ें मैंने पर्सनली देखा है। शायद एक चीज़ है जो मैं पर्सनली एक्स्ट्रा खोजता हूँ, जिसके कारण मुझे ये सारी कहानियाँ पता है, जैसे मैंने रोका की बताई, मैं हमेशा खोजता हूँ कि क्या हाथ उनके थोड़े हैव दे गॉटन देयर हैंड्स डर्टी। बिकॉज कई लोग क्या होते हैं जिनका हाथ बहुत सॉफ्ट होता है, यानी उन्होंने मतलब असली मेहनत अभी तक शुरू नहीं करी है,
मुझे लगता है कि 1-2 साल थोड़ी कठिनाई देखना ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग 80% लोग को पहले साल 2 साल में गिव अप कर देते हैं। अगर 2 साल आप खड़े, एंटरप्रेन्योरशिप में देखिए ये चीज़ आप याद कर लीजिए, खड़ा रहना ही सक्सेस है। अगर आप सर्वाइव कर लिए ना, तो आप फ्लैट नहीं जाएंगे, आप ऊपर ही जाएंगे, पर सर्वाइव कर लेना। अगर आप सर्वाइव नहीं किए तब तो फिर चलेगा। मैं आपको बताता हूँ, कोविड के समय की बात है, इतनी ट्रैवल टूर कंपनीज खत्म हो गई जी उस समय, बट जितने बच गए ना आज सब थ्राइव कर रहे हैं। सिर्फ खड़ा होना जरूरी है, आपने बिजनेस बंद नहीं होने देना। जब तक अपना बिजनेस चल रहा है आगे तो आप बढ़ा ही लेंगे, कोई बात। आई एम श्योर रितेश, इस फायरसाइड चैट से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इंसाइट्स मिली होगी, और एक छोटा सा रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे हम आपके साथ में। सर, आप दिन में कितना घंटा काम करते हैं? अरे जी, आप मतलब ये मेरे को किस डिबेट में ले आए। काफ़ी घंटे काम करते हैं। आपका फेवरेट इंडियन फूड कौन सा है? देखिए अभी मैं पंजाबी से शादी हुई है मेरी, तो आई हैव नो चॉइस बट टू से छोले कुलचे। आपका फेवरेट बिजनेस लीडर कौन है? फेवरेट बिजनेस लीडर बहुत सारे हैं, बट मुझे लगता है कि भारत में उदय कोटक मेरे ट्रू आई थिंक उन्होंने एक इनक्रेडिबल कंपनी बनाई है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, और बैंकिंग में जो बहुत आसान इंडस्ट्री है नहीं। क्या आप मेडिटेशन या योगा करते हैं? बिल्कुल योगा करते हैं, पार्टली आउट ऑफ चॉइस बट पार्टली हमारी वाइफ योगा ट्रेनर है, तो थोड़ा चॉइस भी नहीं रहता। करते हैं सब। हमारी बड़ी डिबेट रहती है, मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं HIIT एक्सरसाइज करता हूँ रिसेंटली, पर गीत का मानना है कि भारत के लिए योग बेहतर है, भारतीय बॉडीज़ के लिए। मैं एग्री करता हूँ उनसे, तो इसलिए हम सीख रहे हैं योग। आपके अकॉर्डिंग सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? सक्सेस की डेफिनेशन है कि क्या आप किसी भी मोमेंट में ज़ीरो रिग्रेट के साथ जी रहे हैं। क्या आप में किसी भी समय में दिल में कोई रिग्रेट नहीं है, आपको दिल में जेन्युइन सेटिस्फैक्शन है आप जो भी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से वो सक्सेस है। आपका अगला सबसे बड़ा गोल क्या है? अगला सबसे बड़ा गोल, देखिए मेरे तो मतलब बहुत सारे गोल्स हैं, बट शॉर्ट टर्म में ये है कि ओयो की जब मैंने शुरुआत करी थी, हम लोग वैल्यू फर्स्ट थे। हमारा ये था कि हमें 1500 रुपये में साफ सुथरा कमरा किसी भी तरीके से हमारे कस्टमर्स तक पहुंचाना था। भारत बदल रहा है, कस्टमर्स में आज एक सेंस ऑफ प्रीमियमाइजेशन या सेंस ऑफ अपग्रेडेशन बहुत हाई है। तो मैंने 1.5 साल पहले कमिट किया है कि मैं चाहूँगा कि हम पूरी ओयो के नेटवर्क को कैसे अपग्रेड करें या फिर ट्रूली कैसे प्रीमियमाइज़ करें। तो मेरे लिए सबसे बड़ा एम्बिशन ये है कि क्या मैं 2-3 साल में अपने, और इसके कारण मैं बहुत सारे होटल्स बंद कर रहा हूँ जिनको मुझे लगता है क्वालिटी सही नहीं है। हम बहुत इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ में, नए ब्रांड्स खोल रहे हैं, जैसे हमारे संडे होटल्स हैं या पैलेट रिजॉर्ट्स हैं। मेरा बड़ा फोकस है कि 3 साल में, जैसे इंडिया प्रीमियमाइज़ होना चाह रहा है, क्या ओयो भी उनके साथ साथ प्रीमियमाइज़ हो सकता है क्या? और हमारे देश में कई ब्रांड्स ने किया है, तो मेरा होप यह है कि हम भी ये कर पाए। आपके बारे में कोई ऐसी बात जो लोग नहीं जानते? मैंने तो अभी बता दिया। मैं आज शायद यही शुरू में बताना होता कि मतलब शायद मैं रायपुर 20 बार से ज़्यादा आया हूँ, बट पिछले 15 साल में कभी भी नहीं आया। तो मुझे लगता है कि आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रेगुलर आता रहूँगा। ओयो की अब तक की जर्नी में आपका सबसे अच्छा डिसीजन क्या रहा है? मेरे हिसाब से सबसे अच्छा डिसीजन रहा है, जो मुझे कोविड में भी हमें बचाया, वॉज आवर ग्लोबल एक्सपेंशन। मुझे लगता है गलतियाँ भी हुई, हमारी चाइना बिजनेस हमारी इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, पर चाइना के अलावा हमारा US, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, हर जगह से हमें सक्सेस मिला। तो उससे क्या हुआ कि कोविड के समय में क्या कुछ देश खुल रहे थे, कुछ बंद हो रहे थे। तो जब इंडिया बंद होता, यूरोप से कुछ नफ़ा आ जाता तो उससे कंपनी चल जाती थी। जब यूरोप बंद होता था, इंडिया से कुछ नफ़ा आता था, उससे कंपनी चल जाती थी। तो एक ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन का हमें काफ़ी बेनिफिट मिला है, पर उसका मतलब ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ता है, क्योंकि आपको कई टाइम जोन्स, कई कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में काम करना पड़ता है। मुझे लगता है ग्लोबल एक्सपेंशन वो। फिर हम प्रिविलेज्ड हैं रायपुर में, आप इतने सारे लोगों के साथ में, इतने सारे लोगों को इतना सारा मतलब चीज़ सीखने को मिल रहा है। रितेश, आपका फेवरेट मूवी या इंस्पिरेशन का सोर्स क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपकी या तो कंस्ट्रक्टिव थॉट हो सकती है या तो नॉन कंस्ट्रक्टिव थॉट हो सकती है। अगर आपकी कंस्ट्रक्टिव थॉट है ना, आप तो हर मूवी, हर कंटेंट, हर न्यूज़ आर्टिकल में अपने लिए इंस्पिरेशन खोज ही लोगे। तो आपका माइंडसेट पे डिपेंड करता है। तो मैं भी हर चीज़ में कोशिश, मैं आपको बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ, हमारे क्लास में 2 बच्चे थे। एक जना कहता कि मतलब टीचर ने कहा है कि आपको जो है टाइम पे क्लास में आना है, तो टाइम पे आते थे।
दूसरा बच्चा, हमारे टीचर जो है पान खाते थे तो वो भी पान खाने लगा। तो हमारे टीचर ने एक दिन देख लिया, तो हमारे टीचर कहते कि मतलब तुम पान क्यों खा रहे हो? बच्चा कहता आप भी खाते हो। तो उस दिन टीचर ने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे वो बड़े अच्छे से याद है बचपन की। उन्होंने कहा कि देखिए, टीचर को इसलिए कहा जाता है कि वो जो कहते हैं वो आपको सुनना है, जो करते हैं उसमें से कई हैबिट्स शायद आपको रेप्लिकेट करनी है, बट मैं भी छोड़ना चाह रहा हूँ, शायद छोड़ नहीं पाया हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि आप वो रेप्लिकेट करें, क्योंकि आपके लिए तो अच्छा है कि आप ना करें। तो मैंने वो बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग की। मैंने सोचा कि मतलब ज़िंदगी में सीखने के लिए हर इंसान से अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें, हमें कोशिश करनी कि हम उनसे अच्छी चीज़ें सीख करके अपने कैसे बेटर। सो दैट वुड बी माय सजेशन। दो स्पेसिफिक कंटेंट, हिस्ट्री चैनल में एक डॉक्यूमेंट्री है, द मैन हु बिल्ट अमेरिका, बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, ज़रूर देखना आप। वो ये बताता है कि यूएस में बड़ी गरीबी थी, मैं तो सोच भी नहीं सकता यूएस में गरीबी होती है, पर थी। सिविल वॉर था, लोगों को खाने के पैसे नहीं थे, और उसके बाद में कैसे अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स ने यूएस को सुपर पावर बनाया। तो मुझे लगता है 5-10 साल में जब भारत सुपर पावर बनेगा, हम सब एंटरप्रेन्योर्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है उसमें। तो वो डॉक्यूमेंट्री होपफुली आपको इंस्पायर करेगी।